नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी होती है प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान में जिस वाक्य के अंत में अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे टेंस। लास्ट में हमें देखना है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में टेंस चार्ट वाले वीडियो में बताया था। तो जो सहायक क्रिया होती है इसकी डू और डज होती है। सहायक क्रिया डू और डज होती है। डू कब लगता है? जब आई, यू, वी, दे या मोर देन वन नेम, एक नाम से अधिक। और डज कब लगता है? ही, सी, इट, इसका मतलब या आबलिक ओनली वन नेम, केवल एक नाम आए तब हम डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अभी हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? अगर जहाँ मैं आपको कहूँ कि मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ तो क्या आप मानोगे इसे? कहोगे नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। पर अगर जहाँ मैं आपको कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा हूँ तो आप कहोगे हाँ ठीक है, तो आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये कहलाता है स्वीकारात्मक वाक्य। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ट्रांसलेशन में देखेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम नियम देखते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी वजह से हम देखेंगे। और पहला नियम क्या कहता है इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू और डज नहीं लगता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू
या डज नहीं लगता है। ये पहला नियम है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। अगर जहाँ डू और डज नहीं लगता है तब क्या लगता है? वर्ब में यस या ईएस। इसमें भी दो नियम हैं, यस कब लगता है और ईएस कब लगता है। और जब कर्ता बहुवचन हो तो यस या ईएस दोनों में से कोई भी नहीं लगता है। तो नियम लिखते हैं हम पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन का मतलब ही आए या सी आए या इट आए या ओनली वन नेम, केवल एक नाम आए, तो हो तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अब हमको ये देखना है यस कब लगता है और ईएस कब लगता है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ए पार्ट इसका जो होगा, तो यदि वर्ब का लास्ट लेटर यस एच और डबल एस सी एच ओ एक्स जेड हो तो ईएस जोड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो केवल यस जोड़ते हैं, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे गो है तो गो के जो अंत है ये वर्ब है, गो मीन्स जाना होता है, क्रिया है, वर्ब है। और वर्ब का जो लास्ट लेटर ओ है, ओ आया है तो हम क्या लगाएंगे? ईएस। गो ईएस हमने जोड़ दिया, क्या हो गया? गोज। इसी तरह से एक और देख लीजिए, मान लीजिए पुनिस, पनिस, तो लास्ट में क्या आ रहा है? एस एच आ रहा है, तो क्या जोड़ेंगे इसमें? ईएस, पनिसेज, ठीक है। ओके, अब अगला देखते हैं बी पार्ट। इसमें बी पार्ट क्या है? अगर जहाँ यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल कर ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए,
CARRY कैरी। कैरी मीन्स ले जाना। यहाँ पे वाई आ रहा है, वाई के पहले क्या है आर, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे वाई को आई में बदल देंगे और उसके बाद ES जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा कैरीज। ठीक है, अब अगला देखते हैं सी, एक और है इसमें, वाई के बाद अगर जहाँ वावेल हो, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो तो तब हम क्या करते हैं यस जोड़ देते हैं। यस जोड़ा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, प्ले मीन्स होता है खेलना, PLAY। अभी वाई है, वाई के पहले वावेल है, ए क्या है वावेल है, तो हम क्या करेंगे सीधा एस जोड़ देंगे, हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सॉरी ये कैमरे में दिखाई नहीं थी, आप फिर से देख लीजिए। EG मतलब फॉर एग्जांपल PLAY प्ले मीन्स खेलना, यहाँ पे वाई है, अंत में वाई है और वाई के बाद क्या है ए है वावेल, और वावेल है इस वजह से हम क्या करेंगे यस जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एक और नियम है, यदि अभी एक हमने नियम पढ़ा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन हो, ही से इट ओनली वन नेम हो, तो वर्ब में यस या ES लगाते हैं। लेकिन अगर जहाँ कर्ता बहुवचन में है, I U V दे या मोर देन वन नेम है, तब क्या करेंगे, तब हम यस या ES नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं तीसरा नियम है ये। देखिए टेंस में आपको अगर जहाँ नियम और रूल्स याद हैं तो आप टेंस आसानी से कर सकते हैं, अगर जहाँ नहीं याद है तो आप ज़रूर गलत करेंगे। तो इसमें नियम बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से मैं पहले नियम लिखा रहा हूँ, उसके बाद टेंस करना आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता बहुवचन प्लूरल, जैसे I U V या दे आए, इनमें से कोई, या तो आई आएगा या तो यू या तो वी या तो दे, या मोर देन वन नेम मतलब एक नाम से अधिक, सीता गीता राम श्याम मोहन सोहन। ठीक है, एक साथ दो नाम आएगा, मोर देन वन नेम। तो हो तो वर्ब में यस या यस नहीं, ध्यान देने की बात है, नहीं लगाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। वो देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट देखेंगे नहीं क्या है, और उसके बाद यस या यस जोड़ देंगे, ऊपर वाले नियम से यस या यस जोड़ देंगे और उनका क्या हो जाएगा गलत। तो आपको ये नियम याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, क्योंकि नियम हमने लिख लिया, अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में जो होता है वो फार्मूले के बेस पे होता है। ठीक है,
तो मैं आपको फार्मूले के बेस पे ही बताऊंगा क्योंकि इससे आसानी होती है। तो पहला, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तब कौन सा नियम लगेगा, देखते हैं। अब आपको पता है एक वचन का मतलब क्या, ही, सी, इट या ओनली वन नेम, ठीक है। तो इसके लिए जो रूल है, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, SUB मतलब सब्जेक्ट, कर्ता, हिंदी क्या होगी, कर्ता। उसके बाद वर्ब, मतलब क्रिया, और क्रिया में क्या जोड़ेंगे, यस या यस। यस या यस क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक वचन कर्ता होगा, ठीक है। आगे प्लस ऑब्जेक्ट, ओ भी मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में देखते हैं। पहला जो ट्रांसलेशन है हमारा, रिया एक मधुर गीत गाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अंत में क्या है, ती है। तो इसका मतलब ये क्या है, किसका वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और हम ये देख रहे हैं कि ये रिया एक मधुर गीत गाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पहले पे क्या पहचाना, टेंस पहचाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद क्या पहचाना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें रिया है, रिया केवल एक नाम है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है। और हमको पता है जब सब्जेक्ट एक वचन होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन हो तो हम वर्ब में क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक वचन है और ये फार्मूले के बेस पे करना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, रिया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, रिया, रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब गाना, गाना मतलब सिंग, सिंग मीन्स गाना। और क्या लगेगा, इसके वर्ब के अंत में क्या है, जी है। और हमें पता है जब यस आता है, यस एच आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है, जेड आता है, तब हम ई एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, ठीक है। हम यस जोड़ देते हैं, हो गया। रिया सिंग्स, रिया गाती है, क्या गाती है, एक मधुर गीत। रिया सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। समझ में आपको, रिया सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, रिया एक मधुर गीत गाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। दूसरा है वह मुझे प्यार करती हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, वह मुझे प्यार करती है, ठीक है। सबसे पहले अंत में हमने देखा ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और फिर हमने देखा वह मुझे प्यार करती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। और सब्जेक्ट देखा क्या है, सी है, वहाँ। तो अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम इसी रूल के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी है, हमने सी लिख दिया। उसके बाद वर्ब देखेंगे, इसमें
प्यार करना क्या है, वर्ब है, आप सभी को पता है। लव मीन्स प्यार करना होता है, तो सी लव, ठीक है। और हमको पता है जब वर्ब के अंत में सी क्या है, एक वचन है, तो वर्ब में यस या यस जुड़ेगा। लव क्या है, अंत में ई आ रहा है, और हमको पता है जब यस आता है, यस एच आता है, यस एच आता है, सी एच आता है, यक्स आता है, ओ आता है, जेड आता है, या डबल एस आता है, तो ई एस लगाते हैं। अगर जहाँ ये सब नहीं आता तो क्या लगाते हैं, यस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पे यस लगा देंगे। किसे, वह प्यार करती है। सी लव्स मतलब वह प्यार करती है। किसे करती है, मुझे, मी, मी मतलब मुझे। ट्रांसलेशन हो गया। तो इसी तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब कर्ता बहुवचन हो तब क्या होता है, तब कौन सा नियम लगेगा। यदि कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, बहुवचन हो, बहुवचन का मतलब आपको पता है आई यू वी दे, मोर देन वन नेम। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कि जब सब्जेक्ट बहुवचन में होता है तो हम क्रिया मतलब वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। ये नियम आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्रांसलेशन। जैसे पहला, मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं लिखता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और मैं है, मैं मतलब आई, आई क्या है, बहुवचन। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई है। उसके बाद वर्ब, लिखना, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, आई राइट, मैं लिखता हूँ, हो गया इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर चाहें इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैं एक कहानी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं एक कहानी लिखता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एक सब्जेक्ट है, हम इसके सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई लिख दिया। लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना की इंग्लिश राइट, राइट। अब ये वर्ब में यस यस हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब बहुवचन होता है तो वर्ब में यस यस नहीं लगता है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी की बेस पे चलेंगे। आई राइट, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, एक कहानी, अ स्टोरी, ठीक है, समझ में आपको। अब अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ, तो ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैं आपकी मदद करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं, आई बहुवचन है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद वर्ब, वर्ब ढूंढेंगे, मदद करना, HELP हेल्प, हेल्प का मतलब मदद करना, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया मदद करना, मदद करता हूँ, तो मदद करना मतलब वर्ब हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे इसमें करना नहीं जुड़ा है, करता हूँ लिखा है, तो हेल्प मीन्स मदद करना होता है, बट ये टेंस में है, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है।
ठीक। आई हेल्प, हमने वर्ब लिखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसकी मदद करता हूँ, आपकी, तो यू मीन्स आपकी, हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमने अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया। अब हम अगला पढ़ेंगे जो है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे देखते हैं अभी निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कैसे जानेंगे कोई वाक्य नकारात्मक वाक्य है, ठीक। तो नकारात्मक वाक्य कैसे जानेंगे, कोई है सेंटेंस है वो नकारात्मक वाक्य है। जैसे अगर जहाँ कोई है जो सपोज अभी इसी में देख लेते हैं, वह मुझे प्यार करती है, ठीक है, वह मुझे प्यार करती है। अगर जहाँ यहाँ पे नहीं जोड़ दिया जाए, वह मुझे प्यार नहीं करती है, तभी क्या हो जाएगा नकारात्मक वाक्य, क्योंकि इसमें नॉट का यूज हो गया है, ठीक है। वह विद्यालय नहीं जाता है, अब वो विद्यालय नहीं जा रहा है तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें नकारा जा रहा है, मना किया जा रहा है, नॉट का यूज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हम, इसमें भी नियम है कुछ, क्योंकि नियम के जो नियम होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर सब्जेक्ट आई या वी, दे, यू या मोर देन वन नेम हो, मोर देन वन नेम, ठीक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बता देते हैं आपको। गो मतलब जाना, आपको पता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमने डू और डज का प्रयोग नहीं किया, बट हम नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। ये जो नियम डू डज का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बाकी सभी में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फार्मूला, सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये डू नॉट कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा आई हो या वी हो या दे हो, यू हो या मोर देन वन नेम, दो नाम हो, दो या दो से अधिक नाम हो, ठीक है। इसमें से कोई भी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन देखते हैं हम, जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका क्या होगा, सबसे पहले ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें नहीं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ते है, नहीं आ रहा है इसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। और अगर जहाँ निगेटिव सेंटेंस है और हम यहाँ देखते हैं जो सब्जेक्ट करता है वो वे है, बहुवचन है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले की मदद से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो
हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे क्यों अंग्रेजी? दे। उसके बाद डू नॉट लगा देंगे हम, डू नॉट। उसके बाद फार्मूला हमें बता रहा है आप वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। प्ले मीन्स खेलना, तो हम प्ले लिख देंगे, PLAY। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ही यूज किया है, मतलब प्ले ही यूज किया है। इसकी सेकंड फॉर्म और कुछ होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें लिखना है। क्या नहीं खेलते हैं? दे डू नॉट प्ले। वे नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, CRICKET। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगला देखते हैं एक और। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले अंत में ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है। इसके बाद यह है कि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, और जहाँ नहीं आता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। मतलब ये ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है। और निगेटिव सेंटेंस होने के कारण सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, तो मैं क्या लिखूँगा? आई लिखूँगा। ठीक है, ठीक है। और आई, उसके बाद डू नॉट लगाना है हमको, डू नॉट लगा दिया। आई डू नॉट। धूम्रपान करना, धूम्रपान करने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है स्मोक। आई डू नॉट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा वो बहुवचन के लिए पढ़ा, आई, वी, दे, यू के, या मोर देन वन नेम, टू नेम। ठीक है। अगर सब्जेक्ट कैसा हो? एक वचन हो, जैसे ही हो, सी हो, इट, या ओनली वन नेम, केवल एक नाम हो, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब, इसमें भी वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांसलेशन। जैसे अनु स्कूल नहीं जाती हैं, अनु स्कूल मतलब विद्यालय नहीं जाती है। आपको फार्मूला पता है, आप ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे अनु है, अनु मतलब एक नाम है, एक नाम मतलब एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन है। एक वचन जब रहता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? ये वाला, सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अनु, तो अनु, उसके बाद क्या लगाना है? डज नॉट, अनु डज नॉट, अनु डज नॉट, अनु डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें वर्ब क्या है? सब्जेक्ट लिखा, डज नॉट लिखा, उसके बाद वर्ब क्या है? जाना। आपको पता है गो मीन्स जाना होता है, गो मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहाँ नहीं जाती हैं? स्कूल, टू स्कूल, अनु डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है वह अपने
मित्र को प्यार नहीं करती है। सबसे पहले देखें अंत में क्या है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें नहीं भी आ गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और हम देखते हैं जो सब्जेक्ट है सी है, इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, डज नॉट लिख दिया। उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, प्यार करना, तो लव मीन्स प्यार करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अपने मित्र को, सी डज नॉट लव हर फ्रेंड। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दें कि जब सी आता है तो अपने की अंग्रेजी हर होती है। जब सी आता है तो अपने की अंग्रेजी हर होती है। सी डज नॉट लव हर फ्रेंड, वह अपने मित्र को प्यार नहीं करती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक नोट्स देखते हैं। नोट्स मतलब जैसे कभी कभी इसमें कभी नहीं आ जाता है, तो अगर जहाँ ये आ जाए तब हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट में क्या है, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो अगर जहाँ आप ये देखेंगे, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं आ गया है, निगेटिव हो गया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस होने के कारण वह है मतलब ही एक वचन है सब्जेक्ट, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने ये पढ़ा नहीं है, ये वाला नियम नहीं पढ़ा है कि अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जब आपको ये नहीं पता है तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन अब आपको ये पता है तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलना, स्पीक मतलब बोलना होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नेवर, इसका फार्मूला मैंने नहीं बताया, बता देते हैं आपको। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट और नेबर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद क्या लगाना है, नेबर, क्योंकि इसमें क्या आया है, कभी नहीं एक साथ भी आ सकता है और अलग अलग आ सकता है। यहाँ कैसे आया है, अलग अलग, तो ठीक है। ही नेबर, क्या लिखना है, नेवर, ही नेबर। उसके बाद वर्ब क्या है, बोलना, तो स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, ही नेबर स्पीक,
वह कभी नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है? झूठ। आ लाई। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, स्पीक मतलब होता है बोलना, और टेल मीन्स भी होता है कहना, बोलना या बताना। तो ही नेवर स्पीक अ लाई सही नहीं पड़ रहा है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ही नेवर टेल, ही नेवर टेल। और अगर जहाँ हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हम यस या यस का प्रयोग लगाएंगे। अब आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? देखिए, जब कभी नहीं आता है तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जब हम डू और डज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे नहीं से हमको नहीं मतलब है। नेबर, ये जो नेबर है वो क्या है? एक शब्द है, ठीक है। तो अगर जहाँ कभी नहीं आ गया है, ये एक शब्द है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, एक वचन है। और अगर जहाँ ये एक वचन है तो हम क्या करेंगे, इसमें यस या यस जोड़ेंगे, क्योंकि ये वर्ब है। और यहाँ पे डबल एल है, इसका मतलब क्या जोड़ेंगे? यस। ही नेबर टेल्स अ लाई, ठीक है। ही नेवर स्पीक्स अ लाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप टेल्स ज़्यादा सही करो, ही नेवर टेल्स अ लाई। अगर चाहे मैं इसको फिर से आपको यहीं करके दिखाऊं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तब क्या होगा आप बताइए? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी बात सच है, मैं कभी सच में झूठ नहीं बोलता। तो क्या हुआ, ये अफर्मेटिव हुआ, क्योंकि मैं सच में झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सबसे पहले ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कभी नहीं आ गया है तो इसका मतलब डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पे आई आ गया है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। और जब आई आ गया है, प्लूरल है, बहुवचन है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं लगाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई नेबर आई नेबर टेल अ लाई, ठीक है। समझ में आया आपको? आई नेबर टेल अ लाई। तो इसके यहाँ पे यस जोड़ना होगा आपको, यस या यस जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा? जब सब्जेक्ट आपका क्या हो? एक वचन हो। सब्जेक्ट क्या हो? एक वचन हो। और अगर जहाँ सब्जेक्ट बहुवचन हो तो क्या होगा? यस या यस नहीं जुड़ेगा, ये मैंने आपको बताना भूल गया। यहाँ क्या होगा? बहुवचन, ठीक है। जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, एक वचन होगा तो वर्ब में यस या यस लगेगा। अब हम पढ़ेंगे एक और, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, हिंदी क्या होगी इसकी? प्रश्नवाचक वाक्य। अब सीधा सीधा पढ़ के हमको पता लग रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ये ऐसे वाक्य होंगे जो हमसे क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। तो देखते हैं, इसमें भी दो नियम हैं। पहला क्या है? यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, ठीक है। पहला नियम ए क्या होगा? अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर
सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल। प्लूरल मतलब वही दो या दो से अधिक नाम, मोर देन वन नेम, मोर देन टू नेम, दो या दो से अधिक नाम। ठीक है, दो या दो से अधिक नाम। तो हो, दो या दो से अधिक नाम हो तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा डू प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो आराम से ईज़िली। तो मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ इसका। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या आ गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, तुम है, क्या है, बहुवचन है। और जब बहुवचन होगा तो किस नियम से करेंगे, इस ऊपर वाले नियम से, डू सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या है, वर्ब, जाना, जाते हो, जाना, यू, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। उसके बाद क्या लिखना हमको, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हो, स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग सबको पता है। अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अगर जहाँ हमें इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आ जाए तब कैसे करेंगे, देख लेते हैं एक बार। उसका भी फार्मूला देख लेते हैं। उसका फार्मूला होगा जैसे इसको आप स्टार कर दीजिए तो हो जाएगा डू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। जैसे इसी का मैं आपको करके दिखाऊं तो क्या होगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले अंत में देखेंगे ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्या आ गया है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं भी आ गया है, निगेटिव भी है। तो क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला, डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद फार्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू लिख दिया, तुम। उसके बाद नॉट लगा देना हमको, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब देखना, वर्ब क्या है, जाना, जाते हो, गो। फिर उसके बाद क्या बचा, स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू गो टू, सॉरी यहाँ पे टू लगेगा क्योंकि जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उससे पहले टू लगता है। डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये आपको आ गया। ये था जब सब्जेक्ट एक वचन में हो, सॉरी बहुवचन में हो। अब हम देखेंगे जब सब्जेक्ट एक वचन में हो तब क्या होगा। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाम हो, एक नाम मतलब एक वचन, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम,
फार्मूला यूज करेंगे डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस का मतलब है कि आपको लिखना है जोड़ जोड़ के, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या वह किताब पढ़ती है, क्या वह किताब पढ़ती है। ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या आ गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और तो इसका ट्रांसलेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, डज लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, वह, डज सी। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ना, आपको पता है रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। डज सी रीड, क्या वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब, तो ए बुक, ठीक है, क्या वह किताब पढ़, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर जहाँ इसी में नहीं आ जाए तब कैसे करेंगे, क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, तब क्या हो जाएगा, निगेटिव में, तो निगेटिव में जब होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसको, इसी का देख लेते हैं, क्या वह किताब नहीं पढ़ती है। तो सबसे पहले ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी आ गया तो हम इस फार्मूले से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी, वह। उसके बाद नॉट लगाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, अ बुक। सिर्फ फार्मूले पर देखकर फार्मूला जो कह रहा है आप वही करते जाओ, ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक आता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द WH टाइप हो। अब आप कहोगे WH टाइप क्या होता है, तो पहले आपको बता ही दें। दूसरा, यही लास्ट टॉपिक है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द WH टाइप हो तो तब क्या करेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा आगे कर लें। तो WH टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे वाट, वाई, व्हेन, वेयर, होम, हुज, हु, विच, और हाउ, और हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे WH, 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 ये भी WH, ये भी WH, और ये भी WH। इसी को कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। ये सभी क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। इसका मतलब क्या, क्यों, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम स्कूल, व्हेन मतलब कब जाते हो, वेयर तुम स्कूल कहाँ जाते हो, होम तुम स्कूल, होम मतलब किसे, जिसे,
होज मतलब किसका किसकी, जिसका जिसकी। हु मतलब कौन, आपको पता है। विच मतलब कौन सा और कौन सी। हाउ का मतलब आराम से पता है आपको, कैसे। हाउ मच कितना। ये जो हाउ मच है ये मात्रा को दर्शाता है। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, ठीक है, या तुम कितनी चीनी खाते हो। तो यहाँ पे जो है मात्रा होगी, आप चीनी को गिन नहीं सकते, दूध को गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, मात्रा। लेकिन हाउ मेनी का मतलब कितना कितनी, आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। ठीक है, इसे छोड़ो, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। WH टाइप वर्ड है, ये प्रश्न पूछते हैं, बस इतना आपको जानना है। और चलिए देखते हैं पहला हम, यदि। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, यदि यदि कर्ता एक वचन हो, तो एक वचन का मतलब आपको पता है, ही सी इट, केवल एक नाम। तो सबसे पहले इसका जो ट्रांसलेशन होगा, WH वर्ड लिखना है हमको। क्या लिखना है, WH वर्ड। उसके बाद अगर जहाँ एक वचन है तो सीधी सी बात डज लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा फार्मूला, और इस फार्मूले की मदद से हम करेंगे ट्रांसलेशन। ये फार्मूला आपको पता रहेगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए एक ट्रांसलेशन देखते हैं। तुम यहाँ क्यों आते हो, जैसे कोई है, तुम यहाँ क्यों आते हो। तो ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्यों आ गया, क्यों की अंग्रेजी वाई क्या है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इसका, और यहाँ क्या है, तुम, सॉरी मैंने यहाँ पे बहुवचन ले लिया। बहुवचन मतलब मुझे सिंगल लेना चाहिए था, एक वचन, तो इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा यहीं पे ले लेते हैं, इसको काट दीजिए। वह यहाँ क्यों आता है। तो ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ आ गया, एक वचन है। वो क्यों आ गया, WH टाइप की वर्ड है। तो ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, तो हमने वाई लिखा। उसके बाद क्या लगेगा, डज, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, तो डज, वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले WH वर्ड, मैंने WH वर्ड लिख लिया। उसके बाद डज लिखना है, डज लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब आना। तो आपको पता है, कम मीन्स आना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हियर। वाई डज ही कम हियर, वो यहाँ क्यों आता है। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया। एक और आपको करके दिखा दें, तो यहीं पे करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा, वह स्कूल कब जाती है, मान लीजिए वह स्कूल कब जाती है। वह स्कूल कब जाती है, ये कैसे करेंगे हम, तो कब, WHEN, वेन मतलब कब या जब। तो वेन का मतलब WH टाइप वर्ड है, और ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सी एक वचन है। तो ट्रांसलेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड।
WH वर्ड यहाँ पे क्या है, व्हेन। व्हेन मीन्स कब, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, सबसे पहले व्हेन लिखेंगे। उसके बाद फार्मूले में डज है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ डज लगाएंगे, डज लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना है हमको। इसके बाद डज के बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी, तो सी लिख दिया। फिर वर्ब है, इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ पे जाने का मतलब गो, जाने की अंग्रेजी गो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं भी बोल जा रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है, लगाते जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब कर्ता बहुवचन में हो। यदि कर्ता का मतलब वही सब्जेक्ट, बहुवचन हो तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, WH वर्ड ही लिखेंगे पहले, उसके बाद डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अभी ऊपर वाला जो मैंने लिख दिया था गलती से, तुम यहाँ क्यों आते हो, इसका ट्रांसलेशन करते हैं यहाँ पे। तुम यहाँ क्यों आते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों WH टाइप वर्ड है और तुम प्लूरल बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यह है, सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखना है, उसके बाद डू लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, यू लिख दिया मैंने। उसके बाद वर्ब क्या है, आना, आपको पता है कम मतलब होता है, कम मीन्स होता है आना, और कहाँ आते हैं, हियर, तो वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो। ठीक है, और एक और, तो इतना आ गया आपको, सॉरी ये दिखाई नहीं दिया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उसके बाद वाई मतलब क्यों, WH टाइप वर्ड हो गया, और तुम यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे WH वर्ड, डू, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई लिख दिया। उसके बाद डू है फार्मूले में, मैंने डू लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब है आना, तो कम मीन्स होता है आना, कहाँ आते हो, यहाँ आते हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हियर, तो हियर लिख दिया, हो गया। तो एक और देख लेते हैं, दूसरा, हम विद्यालय कब जाते हैं, तो ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, WH कब आ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है, WH टाइप वर्ड का है, और हम आ गया है, हम क्या है, बहुवचन है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इस फार्मूले के अनुसार होगा। तो इस फार्मूले में क्या कहता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है हमको, तो WH वर्ड क्या है इसमें, कब की अंग्रेजी व्हेन। इसके बाद हमको डू लगाना है, तो डू कैसे, हाँ डू लगाना है, व्हेन के बाद डू लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, दिख नहीं रहा सॉरी, व्हेन। सबसे पहले WH वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ पे WH वर्ड कब है,
तो व्हेन लिख दिया। उसके बाद फार्मूले में डू है, यहाँ पे हमने डू लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या इसमें हम है, हम की अंग्रेजी वी है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें जाते हो, हम विद्यालय कब जाते हैं, तो जाना, गो मीन्स जाना। कहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, गो टू स्कूल। हम विद्यालय कब जाते हैं, व्हेन डू वी गो टू स्कूल। तो दोस्तों इससे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है और आशा करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।